बारे में आपकी समझ बनाते हैं। तो हमें सबको पता है कि जो परमाणु होता है वो 3 तरह के कणों से मिलकर बना होता है। एक उसमें रहता है प्रोटॉन, एक रहता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप अगर परमाणु के बारे में बात करें, तो जो बीचों बीच में जो नाभिक वाला हिस्सा है, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं जानबूझ के ताकि आपको मैं लिखने में स्पष्टता आ जाए। और इसके आसपास का हिस्सा मैं ऐसा बना रहा हूं, देखिएगा आप। बहुत सारी चीजें आपको यहां से बता दूंगा मैं। तो यहां आपको सबको पता है कि नाभिक के अंदर दो चीजें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाहर जो मूवमेंट करता है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के 3 प्रमुख रचक कण जो है, 3 जो कण परमाणु की रचना करते हैं, उसमें एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन पे आप कर सकते हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हुआ कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर आप बता सकते हैं इस पर धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आप बता सकते हैं इसमें ऋण आवेश होता है। तो देखिए, एक ऑब्जेक्टिव का हिस्सा तो ये हुआ कि किस पर धनावेश होता है, किस पर ऋणावेश होता है, किस पर कोई आवेश नहीं होता है। उसके बाद में जो ये पी मैंने लिखा है, यहां से मैं एक डेफिनेशन बनाता हूं आपकी। देखिए, जो जो भी प्रश्न बता रहा हूं वे सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पी, तो ये जो पी है, ये है प्रोटॉन्स की संख्या। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है, उस प्रोटॉन की संख्या को ही बोला जाता है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो अगर आपको परमाणु संख्या की डेफिनेशन देना है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये नाभिक है, ये नाभिक है, सुनो, ये नाभिक है, ये कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना। और ये पूरा चित्र काय का है? परमाणु का। बस मैंने इसे थोड़ा सा आपको समझने के लिए बनाया है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम बोलेंगे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। कई बार क्रमांक शब्द का इस्तेमाल भी होता है ना। अब यहां देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को, दोनों को, मतलब मैं ऐसे जोड़ देता हूं इनको, ऐसे n+p, जिसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये क्या हो गया? न्यूक्लियॉन। नाभिक में जितने भी कण हैं उनका योग हो गया न्यूक्लियॉन। तो ये जो n+p है, इसकी संख्या को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो देखिए, नाभिक से दो चीज बन गई। अगर प्रोटॉन की संख्या है, p है, तो आपने कहा परमाणु संख्या है। अगर n+p है तो आपने कहा परमाणु द्रव्यमान संख्या, जिसको आप भार के रूप में भी बता सकते हैं। इनके भार को परमाणु भार कहते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि जो परमाणु का आकार है वो है 10⁻⁻10 मीटर, नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। ऋण में जो बड़ी संख्या होती है, ऋण की अगर पावर में बड़ी संख्या लगी माइनस में, तो वो छोटी रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये नाभिक का साइज है 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु का साइज है 10⁻⁻10 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछा गया है साइज में। देखिए, एक ही चित्र से सब चीजें बता रहा हूं मैं आपको। और आपको भी है ना, जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप दिमाग में केवल परमाणु का चित्र लाइए, आपको ऑटोमेटिक सब चीजें पता चल जाएंगी। इसमें बहुत सारे 2 नंबर के प्रश्न बनते जा रहे हैं। देखिए कैसे, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, है ना। आपका ये 1 नंबर के प्रश्न बन गए। परमाणु का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार कितना होता है ना। फिर उसके बाद में आवेश आ गया, न्यूट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आपके जो 3 रचक कण हैं, इसमें पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जो बात करें अपन, है ना, उसके पहले एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो परमाणु आपने देखा, तो इस परमाणु के बारे में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी थी, उस वैज्ञानिक का नाम आप बताएंगे, जे थॉमसन। और ये जे थॉमसन आपको इलेक्ट्रॉन की खोज के अंदर भी काम आ जाएगा वर्ड शब्द। तो ये उन्होंने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। पहला मॉडल कैसा था? प्लम पुडिंग, मतलब तरबूज के बीज वाला। ये तरबूज की आकृति का परमाणु होता है, उसमें बीज वगैरह के बारे में, जैसे उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। दूसरा, मतलब ये प्रथम परमाणु मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल, प्रथम परमाणु मॉडल, प्रथम परमाणु, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, प्रथम परमाणु मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद में एक दूसरा परमाणु मॉडल आया, सेकंड परमाणु मॉडल आया आपका, जो कि रदरफोर्ड ने दिया था। तो इसको बोलते हैं नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जिसमें उसने कहा था नाभिक होता है। और ये किसने दिया था? रदरफोर्ड ने।
अब इसमें आप ये याद रखिएगा कि वो अल्फा कणों की बौछार की थी स्वर्ण पन्नी पर, तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए कि कौन सी पन्नी पर बौछार की थी, कौन से कणों की थी, कौन सा वैज्ञानिक था। तो ये आपका नाभिकी मॉडल, मतलब जो नाभिक के बारे में पहली इंफॉर्मेशन देने वाला मॉडल था, और इसको किसने बनाया था? रदरफोर्ड ने। यहां से आप अल्फा कण के बारे में भी लिख दीजिएगा कि अल्फा कण का मतलब क्या होता है। तो अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक के बराबर, तो 2He4 हीलियम नाभिक है ना, जिसमें परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4। तो ये अल्फा कण है। अभी अल्फा कण पर भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि अल्फा कण किसके समतुल्य होता है, सामने की तरफ सही जोड़ी मिलाने के लिए। तो ये 2He4 या हीलियम हिंदी में लिखा रहे। तो ये आपका देखिए इससे भी हो गया 3। और तीसरा आपका बोर मॉडल है। तो बोर मॉडल पर कोई ऑब्जेक्टिव जनरली आता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आपके कि ये नाभिकी मॉडल के ऊपर है ना, और प्रथम परमाणु मॉडल के ऊपर, फिर अल्फा कण, रदरफोर्ड, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की खोज आपने कहा जे थॉमसन, फिर आपने कहा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये आपको याद करना चाहिए। खोजकर्ता का नाम और द्रव्यमान कम से कम आप याद करके एग्जाम में जाइए। चार्ज इस पर नेगेटिव है, ये अपने को मालूम है। आवेश ऋणात्मक होता है, और आवेश भी लिख दीजिए भले चाहे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश। तो ये आपका खत्म हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन समाप्त हो गई आपकी। इतनी जानकारी के ऊपर आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आपने कहा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन मतलब गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन के साथ में ये खोजकर्ता का नाम भी हो गया आपका। अब आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्रोटॉन की, तो ये है 1 पॉइंट, देखिए 10⁻⁻27 लिखना है आपको यहां पे, ये याद रखना। न्यूट्रॉन में भी आपको 10⁻⁻27 लिखना है, 1.67 दोनों में लिखना है, 1.67 दोनों में लिखना है। लेकिन यहां आपको 2 लिखना है और यहां आपको 4 लिखना है, ये अंतर है। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इस पर जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है, मतलब सेम आवेश है दोनों पर, एक पे ऋण है और एक पे धन है, और इस पर कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। तो देखिए आप, आपके कितने सारे ऑब्जेक्टिव रेडी हो गए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान पूछे आप लिख सकते हैं, अगर आपको इनके आवेश पूछे आप लिख सकते हैं, है ना। और एक और महत्वपूर्ण इसमें रहता है, अच्छा न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चेडविक ने की, तो ये भी आप लिख दीजिएगा, ये आपके खोजकर्ताओं के नाम भी हो गए। तो जब आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो फिर क्या होता है, आप पूरा कवर कर लेते हैं, और उसके बेस में आप रखते हैं पूरा का पूरा एक चित्र, जिस चित्र के माध्यम से सब चीजें आप उसके आसपास घुमाते हैं। तो आपको इसी पैटर्न के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दोबारा भी आप लाइव वीडियो को देख सकते हैं। और जब जब भी आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो मेरा सुझाव जरूर रहेगा कि आप लाइव वीडियो को दोबारा देख लें। अब उसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा था कि अगर आपको परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक का भी कई बार मान पूछते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसको 1U बोलते हैं, तो ये भी यहीं से लिख दीजिएगा आप। इसकी वैल्यू भी 10⁻⁻27 kg होती है, लेकिन यहां पर वैल्यू रखते समय आप इसको 1.66 कर दीजिएगा, तो ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1U की वैल्यू भी हो जाएगी। ये इसमें अक्सर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इतना सारा आप सब तैयार करके जाएंगे तो आपके लिए 2 नंबर के प्रश्न की परमाणु संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ में क्लियर होते चले जाएंगे। अच्छा एक और महत्वपूर्ण बात, अब यहां से एक चीज और बताता हूं मैं आपको। देखिए एक प्रश्न और निकल के आ रहा है, अगर परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान है, तो हम कहेंगे वो समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक। समान परमाणु संख्या वाले क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक वे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, या परमाणु संख्या समान है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से बताइए आप। एग्जाम्पल में आप हाइड्रोजन ले लीजिए, तो ये 1H1, 1H1 को क्या बोलते हैं? एक 1H2, एक 1H3। ये देखिए आप परमाणु क्रमांक समान है, मतलब परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। ये 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम।
ये आपके हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हो गए। तो जिनके परमाणु संख्या समान है वे समस्थानिक है। अब एग्जाम में एक बार समस्थानिक और संभारिक के बारे में पूछ लिया था, तो ये समस्थानिक हो गए। अब ये संभारिक है जिनमें परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है। अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या समान है तो उसको बोलते हैं संभारिक। अब आप कहेंगे साहब इसका भी कोई ना कोई एग्जाम्पल आप दे दीजिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम आपका हो गया और इधर आप कैल्शियम ले लीजिए। अब इसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक देखें तो एल्यूमिनियम का 18 है और कैल्शियम का 20 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या इन दोनों की समान है, दोनों की 40-40। तो ये आपके संभारिक हो जाएंगे। तो देखिए आपके कितने सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ निकल के आ गए। ये देखिए, मतलब लगभग आपका पूरा चैप्टर 2-2 नंबर के ढेरों प्रश्न और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव के साथ में ये सारी प्रिपरेशन हो गई। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको कैसी लग रही पढ़ाई, ये भी आप लिख दीजिए ताकि मैं आगे आपको उसके साथ में आपके साथ काम करता रहूं। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लिंक शेयर कीजिए, दोस्तों को आप बताइए। और हम लोग जब इस लाइव क्लास में मैं आपको बता रहा था जैसा कि हम जब नेक्स्ट हमारी जो लाइव क्लास होगी वो हम कल सवेरे 8 बजे भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ पेपर्स वगैरह हल कराऊंगा, लेकिन उसके लिंक मैं बहुत जल्दी आपको ग्रुपों में और यूट्यूब के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे दिखाई देने लग जाएगा। आपके कोई 11th के मित्र हो तो उन्हें बता दीजिएगा कि 1 बजे आज 11th की लाइव क्लास है। तो चलिए देखिए, अब जो फटाफट मैं आगे बढ़ लूंगा, इसलिए मैं जल्दी से एक रिवीजन आपको दे देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल परमाणु से रिलेटेड जितनी भी बात है, तो परमाणु क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव और बता देता हूं। परमाणु जो है वो विद्युतीय उदासीन होता है। अब आप कहेंगे सर ये शब्द कहां से आया आपके पास, विद्युतीय उदासीन। अब विद्युतीय उदासीन कैसे होता है? विद्युतीय उदासीन ऐसे होता है कि आप ध्यान देखिए, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ऋण आवेश है, प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम धन आवेश है। तो जितने ऋण आवेश उतने धन आवेश। तो विद्युतीय रूप से क्या हो गया, उदासीन हो गया। धन और ऋण की संख्या बराबर है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं और 3 कण टोटल है। उसके बाद में फिर आपने कहा कि परमाणु है, नाभिक है। तो परमाणु के ऊपर आपने क्या कहा, परमाणु में आपने कहा कि उसका साइज 10⁻⁻10 मीटर, आकार, ये परमाणु का आकार हो गया। और ये किसका आकार हो गया, नाभिक का आकार। ये नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपने कहा कि इसके अंदर अगर जो प्रोटॉन्स की संख्या है उसको हम प्रोटॉन की संख्या को बोलेंगे परमाणु संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या है उसको कहेंगे परमाणु संख्या। तो ये परमाणु संख्या होगी। और जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का एग्जांपल दो आप, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दे, मतलब नाभिक के अंदर जो दोनों तत्व हैं, जो दोनों रचक कण हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको अगर आप जोड़ दें, जिसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, तो वो आपकी परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो एक डेफिनेशन ही होगी परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो इनके दोनों का जोड़ परमाणु द्रव्यमान संख्या, और केवल प्रोटॉन्स की संख्या हो तो हम कहेंगे परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या अगर समान है तो हम कहेंगे वो समभारिक है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम और कैल्शियम को लीजिए, तो देखिए क्रमांक अलग अलग है, 18 और 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या 40-40 दोनों की समान है, तो ये समभारिक होगा। तो अगर आप समस्थानिक और समभारिक का अंतर एग्जाम में देना चाहें तो ये अंतर भी आप यहां से दे पाएंगे कि जिनकी परमाणु संख्या समान है वे समस्थानिक, जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान है वे समभारिक। उदाहरण दे दीजिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों के नाम लिख दीजिएगा, और यहां आप उदाहरण दे दीजिएगा एल्यूमिनियम और कैल्शियम का। चलिए, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों रचक कण हैं इनके खोजकर्ताओं के नाम आपको याद होना चाहिए, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके चार्जेस आपको याद होना चाहिए। तो आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान आवेश होता है, लेकिन उसमें धन, और इसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋण और प्रोटॉन पर धन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। फिर इनके द्रव्यमान जरूर याद करके जाइएगा। स्पेशली क्या है कि प्रोटॉन का और अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इलेक्ट्रॉन का भी करके जाइए, 9.1 × 10⁻31 kg। उसके बाद में ये 10⁻27 और 10⁻27, वो 10⁻27, 10⁻27 के 3 है, ऐसे याद करके जाना। प्रोटॉन का भी है, न्यूट्रॉन का भी है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान मात्रक का भी 1U, एटॉमिक मास यूनिट।
तो इसमें 1.672 है, इसमें 1.674 है, मतलब न्यूट्रॉन का हल्का सा ज्यादा है, और इसमें 1.66 कर दीजिएगा। अब एक वैल्यू और बता देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम लिखे जाते हैं। आवेश नहीं पूछा, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसके द्रव्यमान का उसमें भाग लगाना है, तो E/m पूछा है। और जब आप वैल्यू रखते हैं तो E की वैल्यू रखेंगे, तो E की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन पर यह आवेश E 1.6 × 10⁻19 कूलम। m जो है ये m क्या है उसका 9.1 × 10⁻31, इसमें इसका भाग लगेगा। तो ये जो वैल्यू आती है, ये आती है 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति किग्रा। ये आप याद करिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पूरा एक पिक्चर बनाकर चलते हैं, माइंडसेट बना के चलते हैं, यहां से अब आपके पास कोई प्रश्न आपका पिटने वाला नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट रहा हूं, मैं आप चाहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा से भी फिर जब भी पढ़ना हो पढ़िएगा। और जब आपको इसका रिवीजन लेना हो कि यार हमको परमाणु वाला चैप्टर पढ़ना है, तो देन आप फिर से लाइव क्लास खोल लीजिएगा, इसके लिंक को आप अपने पास रखिएगा, लाइव क्लास खोलकर इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं बिगड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, अभी वो सब चीजें होगी, है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराएंगे, आपके जो पेपर में न्यूमेरिकल्स है वो भी कराएंगे। तो चलिए मैं इसको हटा दूं जरा सा, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने पढ़ा कि प्रथम परमाणु मॉडल जो है, वो प्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया। अब आप बताते चलिए मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में, प्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया, परमाणु का प्रथम मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, किस वैज्ञानिक ने दिया। यस, जे थॉमसन। कितने साथी लिख रहे हैं, जे थॉमसन, कितने साथियों ने लिखा है, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, वेरी गुड। जे थॉमसन, काफी लोगों ने लिख दिया। फिर मैंने कहा कि उसका पहले परमाणु मॉडल का नाम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल। फिर जो दूसरा मॉडल था उसको हम कह रहे थे नाभिकीय मॉडल। तो नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, नाभिकीय मॉडल, नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड। उसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने कहां पर बौछार की थी, कौन सी पन्नी पर बौछार की थी, स्वर्ण पन्नी पर। काय की बौछार की थी, किसकी बौछार की थी, स्वर्ण पन्नी पर, स्वर्ण पन्नी पर किसकी बौछार की थी, स्वर्ण पन्नी पर बौछार की थी, किसकी बौछार की थी, अल्फा कणों की। अल्फा कण मतलब 2He4 हीलियम नाभिक, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा, जो मैंने कहा कि परमाणु संख्या क्या होती है, तो परमाणु के स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो, इलेक्ट्रॉन की बात ही मत करो, सेंटर वाली जगह पर जाकर बात करो। तो सेंटर वाली जगह पर कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब भी आपसे कहे कि परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन्स की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ लीजिए तो उसको कहेंगे परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो एक शब्द आया परमाणु संख्या, एक शब्द आया परमाणु द्रव्यमान संख्या। चलिए, समस्थानिक कौन हुए, जिनकी परमाणु संख्या समान, और समभारिक कौन हुए, जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान। इलेक्ट्रॉन की खोज, अब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, इलेक्ट्रॉन की खोज, कमेंट बॉक्स में आ जाइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। मैं पढ़ाते चलूंगा, आप बता नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज लिखिए, किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज, बताइए। वेरी गुड, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन लिखा किसी ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। आज न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं कुछ, लेकिन अभी पहले प्लानिंग पूरी समझ लीजिए आप, प्लानिंग क्या है। जैसे 2 नंबर के जो प्रश्न है, मैंने आपसे कहा था 2 नंबर के प्रश्नों के बारे में बहुत सारी बातें आपको यहां बताई थी मैंने, कि उसमें 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आने वाले हैं। और इसमें मैंने आपसे कहा कि कुछ तो परिभाषाएं आएगी, परिभाषाओं के अलावा
कुछ नियम वगैरह, नियम के साथ कुछ अंतर। तो जैसे यस, अभी आपको लिख रहे हैं कि अंतर भी बता दीजिए सर। अब सब चीजें एक बार में तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों पर मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि अभी आपको कौन कौन से अंतर पहले तैयार करना चाहिए, कौन कौन सी परिभाषाएं आपको पहले तैयार करना चाहिए, सब मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, ताकि आपको ये रहे कि भाई हमें ये कम से कम अभी पहले प्रिपेयर करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है जो डेफिनेशंस है, थोड़ा सा परिभाषाओं पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। परिभाषा, इसमें एक आप करेंगे परिभाषा संधारित्र किसे कहते हैं, जो संधारित्र की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा याद होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव, मैं कुछ परिभाषाएं छांट रहा हूं आपके लिए अभी। तीसरा विभव, यहीं से आपका विभवांतर निकल जाएगा। चौथा पीएन संधि डायोड। पांचवी डेफिनेशन आप करेंगे आईएमपी के तौर पे करेंगे, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। छठी डेफिनेशन आप करेंगे निरोधी विभव। सातवीं डेफिनेशन लॉरेंज बल। आठवीं डेफिनेशन आप करेंगे देहली आवृत्ति। नवीं विस्थापन धारा। दसवीं डेफिनेशन करेंगे आप लेंस की क्षमता। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये डेफिनेशंस। फिर तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये 12 डेफिनेशन अभी आप फर्स्ट फेज में, सभी को मैं सलाह दूंगा कि ये 12 डेफिनेशन अभी आप फर्स्ट फेज में करें। मैं अभी समझा भी दूंगा इनको थोड़ा थोड़ा। तो ये 12 डेफिनेशन जो है आपकी फर्स्ट फेज में आपको आना चाहिए। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको नियमों के बारे में बताऊंगा और कुछ अंतर जिन पर आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहां लिखा है, वो है संधारित्र। क्या होता है संधारित्र, आपको पता होगा क्योंकि ये संधारित्र तो पहले ही चैप्टर का है, ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि संधारित्र एक युक्ति है। कौन सी युक्ति है, संधारित्र कैसी युक्ति है? देखिए सारे जो डेफिनेशंस हैं, सारे आंसर्स हैं, ये भी आप चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो में अगर आप जाके देखें, अब ये सारी डेफिनेशंस मैंने 1-2 दिन पहले ही किसी वीडियो में अपलोड की है, मतलब ताकि किसी वीडियो में, आप वीडियो वाले कॉलम में जाकर देखिएगा तो सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, सारी की सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी आपको। मैं अभी लिंक भी शेयर कर देता हूं कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिंक शेयर कर दूंगा तो ये सारी डेफिनेशंस आपको एक ही जगह मिल जाएगी। संधारित्र का मतलब ये है कि जैसे ये चालक है ना, ये भी एक चालक है। अब इसके आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं करना है आपको। आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं करते हुए इसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक लिया हुआ तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी प्रेरण की घटना से, क्योंकि ये चालक पर प्लस रहता है। अब अनावेशित चालक लाएंगे तो इसके निकटवर्ती साइड पर माइनस और दूरवर्ती पर प्लस, उसका संबंध करते हैं पृथ्वी से, संधारित्र बन जाता है। तो संधारित्र की डेफिनेशन ये होती है कि जैसे ये जो चालक है, इस चालक को आपने बिल्कुल नहीं हाथ लगाया, तो इस चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना इसकी धारिता को आपने बढ़ाया, तो इसे हम कहेंगे संधारित्र। तो संधारित्र वह युक्ति है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना, बड़े बड़े शब्द मत लिखिएगा। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो ये आपका संधारित्र खत्म हो जाएगा। फिर वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये चित्र दिमाग में लाओ तो आपको पता चल जाएगा कि ये चालक है, अभी चालक को कुछ नहीं किया और उसके बाद भी इसकी धारिता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना, तो संधारित्र। अब विद्युत द्विध्रुव में आप यह ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव मतलब ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव होगा। इसी से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन भी दे देना आप, जिसको आप P कहते हैं, Q गुणा 2l, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, P बराबर Q गुणित 2l। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि दो विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, वो सजाती है या विजाती है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, लेकिन परिमाण में समान है, दोनों क्यू है।
तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अगर न्यूनतम दूरी पर पड़े, शब्दों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समान परिमाण के तो है, दोनों प्लस क्यू, दोनों क्यों है? विजातीय मतलब एक जो है आपका प्लस क्यू है और एक आपका माइनस क्यू है ना? और दोनों न्यूनतम दूरी पर रखें तो हम कहेंगे ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव। तो अब आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तीसरी डेफिनेशन आप दे सकते हैं विभव की। विभव ये होता है, और मैं इसमें बता भी देता हूं आपको, देखिए बड़ी मजेदार डेफिनेशन बताता हूं आपको, विभव के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी समझा देता हूं। देखना आप, अगर आप ये कोई आवेश है, आपको समझना है, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए आप, ये आप मान लीजिए ये कोई आवेश है और ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र होगा, ये विद्युत क्षेत्र, ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र हो गया। ये एक आवेश रखा है और इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या है समझो, ताकि विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन भी खत्म। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, ये एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करे उसे कहेंगे इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों बता रहा हूं मैं, विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए फिर देखिए, ये आवेश है और इसका ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। आवेश का एक विद्युत क्षेत्र, मैंने गोला बना के उसका विद्युत क्षेत्र बना दिया। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने रखा एकांक धनावेश। अब ये आवेश इस पर बल लगाएगा, तो देखिए डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, ये विद्युत क्षेत्र है, उसका कोई पॉइंट है, यहां पॉइंट है, इस पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक डेफिनेशन होगी तीव्रता की। अब अगर आप कोई एकांक धनावेश को यहां से लाते हो, उठा के यहां पे, यहां लाए आप, तो चूंकि ये विद्युत क्षेत्र के बाहर है इसलिए हम कहेंगे अनंत। तो एक नई डेफिनेशन विभव की तैयार होगी। देखिए आप, तो ऐसे अगर आप पिक्चर आपके दिमाग में रहेगा तो आपकी डेफिनेशन अच्छे से होगी। देखिए आप, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। तो देखिए, अनंत से आप लाए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो वही इस पॉइंट के ऊपर बन जाएगा विभव। अगर इस पॉइंट का नाम ए देते हो तो इसका नाम हो जाएगा वी ए हो जाएगा। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डेफिनेशन और विभव की डेफिनेशन इस एक छोटे से चित्र के माध्यम से दिमाग में रख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, मतलब अंदर ही रखा, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाएगा विभव। ठीक है? तो क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आपका है, अब अगला आपका आ रहा है पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड का मतलब है पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को अगर आप एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दें, ऐसे, ये आपका पीएन संधि डायोड रेडी हो जाएगा। ये आपका पीएन संधि डायोड, इधर पी और इधर एन, ये प्लस और ये माइनस, ये पीएन संधि डायोड। तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को अगर विशेष विधि द्वारा जोड़ दे तो जो ये डिवाइस है इसको कहते हैं पीएन संधि डायोड, क्योंकि ये डायोड की तरह काम करने लगती है। तो क्या क्या इसमें डेफिनेशन यही बना लो। देखो, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़े तो पीएन संधि डायोड बन जाता है। अब आपका नेक्स्ट है एसी जनित्र, जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या काम करता है? जो प्रत्यावर्ती धारा को, देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, तो जनरेटर काम क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। अरे जनरेटर क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। अगर ये विद्युत ऊर्जा प्रत्यावर्ती है, प्रत्यावर्ती धारा है, तो इसको हम कहेंगे एसी जनित्र। मतलब अगर ये एसी करंट है, जो बनने वाला करंट है वो एसी है, तो हम कहेंगे एसी जनित्र। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले अर्थात प्रत्यावर्ती धारा में बदले तो उस युक्ति को हम कहेंगे एसी जनित्र। ठीक है? तो ये आपका एसी जनित्र की डेफिनेशन होगी। जनित्र मतलब जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने, वो तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली तो वो हो जाएगी अदिष्टकारी। चलिए, ये भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट करना चाहिए
कि जो दिष्टकारी है वो क्या है। चलिए ओके, आगे आगे देखते हैं। डेफिनेशन हम दिष्टकारी की भी बना लेते हैं। दिष्टकारी ये हालांकि किसी प्रश्न के साथ लगकर आएगी। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब निरोधी विभव, निरोधी विभव क्या होता है? ये विभव होता है एनोड का। पहले तो ये था ना एनोड का विभव है, और ये कौन सा विभव होता है? नेगेटिव। और ये क्या होता है? ये जिसमें प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है। बड़ी बड़ी परिभाषाएं नहीं करना है। तो एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, उसे हम कहते हैं निरोधी विभव। एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, तो हम कहते हैं निरोधी विभव। तो ये निरोधी विभव की डेफिनेशन हो जाएगी। अब लिंक आपको डाल देते हैं, लिंक डाल दीजिए इसमें, कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल दो वो वीडियो की, जो पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है इसमें, एक सप्ताह भर 10 दिन पहले, जिसमें सारी डेफिनेशन। अब लॉरेंज बल, हालांकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ ही गया हुआ है, लेकिन वहां से अगर आप डेफिनेशन भी लिखना चाहें, या फिर मैं इसकी लिंक आपको इसी के अंदर अवेलेबल भी करा दूंगा, इसके कमेंट बॉक्स में मैं इसकी लिंक अवेलेबल करा दूंगा आपको। तो लॉरेंज बल, अब लॉरेंज बल क्या होता है कि मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ मान लो। अब ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे एक रफ चित्र अपने दिमाग में रखो कि चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई आवेश गतिशील है, या आवेश है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इस पर क्या होगा? एक बल लगेगा, बल, और इस बल को हम कहेंगे लॉरेंज बल। तो दिमाग में जब भी आप डेफिनेशन तैयार करते हैं ना, तो आप एक पिक्चर दिमाग में लाया करो कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो वैसा पिक्चर किताब में है वो नहीं, अपना अलग से, कि चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक आवेश गति कर रहा है, उस गतिशील आवेश पर एक बल लगेगा, जिस बल को हम कहेंगे लॉरेंज बल। तो भी डेफिनेशन आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है। अब देहली आवृत्ति, वो न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है, उसको हम कहते हैं देहली आवृत्ति। तो किसी भी धातु से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उसके लिए खास न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत पड़ती, उस आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, उसको कहते हैं देहली आवृत्ति। ओके। फिर लेंस की क्षमता, इसका मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता जब भी पूछे तो आपको केवल इतना लिखना चाहिए, 1/, फोकस दूरी, बस खत्म। 1/, फोकस दूरी, और ब्रैकेट में मीटर लिख देना चाहिए, और मात्रक लिख देना चाहिए डायोप्टर। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न रेडी हो जाएगा। 1 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। तापायनिक उत्सर्जन, नाम से ही पता चल रहा है, ताप देकर उत्सर्जन। तो अगर किसी धातु को आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर अगर उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी धातु को गर्म करने पर जब उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसको हम कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। ताप देकर उत्सर्जन, किसका उत्सर्जन? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो धातु को गर्म किया तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकले, इसको कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। ये हो गया। और अगर इसी में अगर आपने प्रकाश डाला और इलेक्ट्रॉन निकले, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो धातु की सतह पर अगर आपने उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो देखो, गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकले तो तापायनिक उत्सर्जन, उचित आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा बदलने वाली युक्ति को कहते हैं दिष्टकारी। तो ये भी आ जाएगा। और विस्थापन धारा के लिए आप लिख दीजिएगा कि समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न। तो ये होती तो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? समय के साथ चेंज होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये आप जरूर इन परिभाषाओं को प्रिपेयर करके जाइएगा, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मतलब मेरी फर्स्ट जो टॉप 12-13 डेफिनेशन है वो यही है। तो 12-13 टॉप डेफिनेशन आप तैयार करके जाइएगा, तो इससे आपका काम बनेगा। और इसके लिए मैंने अभी आपको कहा कि आपको अभी लिंक के अंदर मैं शेयर भी कर दूंगा। और लाई मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कर दी आपको। देखिए, आपको लिंक में मिल भी गई होगी शायद। देखिए, हाँ यस, देखिए लिंक डल गई है इस पे। आप क्लिक करके देख लीजिए, सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी, और उसको वहां से सेव करके रख दीजिए। और नहीं तो बाद में भी वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर हर चीज आपको उपलब्ध मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। ठीक है ना, वो आपको उपलब्ध रहेगी। थोड़ा सा चलिए ओके। तो संधारित्र, अभी डेफिनेशन जो मैंने बताई एक बार रिवाइज करूं मैं। पहले जो डेफिनेशंस लिखी है उसको रिवाइज करते हैं अपन। क्या है संधारित्र? संधारित्र क्या करता है? किसी चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना
उसकी धारिता को बढ़ाने वाली युक्ति को हम कहते हैं संधारित्र। तो आकार या आकृति में परिवर्तन किए मैंने धारिता बढ़ गई तो क्या कहा, संधारित्र कहा। ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव क्या है, दो विपरीत मतलब विजातीय आवेश अगर एक दूसरे से समान परिमाण के हैं, दोनों Q और प्लस Q माइनस Q है, और अगर एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे हैं तो हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव है। फिर विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैंने आपको एक साथ समझाई है कि विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा डेफिनेशन से आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिएगा, या फिर बाद में भी आप इसको देख लीजिएगा कि कितना कौन कौन सी डेफिनेशन हमको पहले फिर एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ऐसे कुछ नियम याद आ रहे हैं क्या आपको, लिखिए कमेंट बॉक्स में। यस, नियम या प्रमेय बताइए ऐसे। कमेंट बॉक्स में लिखिए। गॉस प्रमेय, वेरी गुड। और कौन से नियम है, ओम का नियम, देखिए इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, प्रमेय और नियम ले अपन। तो जो दूसरा हिस्सा आपका 2 नंबर के प्रश्न का है वो केवल प्रमेय और नियम, ये आप प्रिपेयर करके जाइएगा। मतलब प्रमेय और नियम छोटे छोटे, मतलब 2-2 लाइन, एक एक लाइन के उत्तर, बहुत बड़े बड़े नहीं, अभी बताऊंगा कैसे। तो उसमें आप ले लीजिएगा एक तो ओम का नियम, उसकी सीमा है, तो ओम का नियम ले लीजिए। दूसरा आप ले लीजिएगा गॉस प्रमेय, ठीक है, ये नियम में आ गया आपके गॉस प्रमेय। तीसरा लेंज का नियम, किरचॉफ का नियम। चौथा लेंज का नियम, ठीक है, किरचॉफ हो गया, लेंज हो गया। बायो-सेवर्ट का नियम, ये बायो और सेवर्ट नाम के 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम दिया था बायो-सेवर्ट का नियम, ये चुंबक वाले पार्ट में है ना। आपका ओम का नियम विद्युत वाले में है, गॉस प्रमेय पहले में है, किरचॉफ का नियम भी विद्युत में है, लेंज का नियम आपका प्रेरण वाले पार्ट में है ना। फिर उसके बाद में एम्पियर का परिपथी नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और कोई याद आ रहा आपको तो बताइए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ, 6 हो गए। और देखिए ओम का नियम हो गया, लेंज का नियम, कूलाम का नियम जो कि पहले पार्ट में है। तो नियम वगैरह तो आपको याद करके जाना चाहिए, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ठीक है। फेराडे के हो गए, एम्पियर का हो गया, फ्लेमिंग का हो गया, गॉस प्रमेय। तो अभी आपके ओम का नियम हो गया, फिर आपका लेंज का नियम हो गया, कूलाम का हो गया, किरचॉफ हो गया, बायो-सेवर्ट हो गया, फेराडे के नियम हो गए, फेराडे रह गया। तो ये 9वां हो गया आपका फेराडे के नियम। हाँ, यस, कमेंट बॉक्स में कुछ आ रहा है। ओम के नियम के साथ धारा विभवांतर ग्राफ पूछा था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, धारा विभवांतर ग्राफ कुछ नहीं है, एक लाइन खींच देना आप। ओम का नियम क्या है, V समानुपाती I। देखिए ओम का नियम, देखिए ओम का नियम V इज प्रोपोर्शनल टू I। बस यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई है, ताप है, ये भौतिक अवस्था होती है। जैसे कोई भी चालक है, चालक मतलब कोई भी जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाए वो चालक है। तो किसी भी चालक में जो है वो उसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आपको V अनुक्रमानुपाती आई है, V बराबर IR। यहां से आप ओम के नियम की जब बात करते हैं तो इसकी सीमाएं आप ओम के नियम में लिख दीजिए कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले। तो इसमें 2 बातें हो गई कि ये ओम का नियम केवल चालकों के लिए सत्य है, एक तो ये बात हो गई,
और दूसरा भौतिक अवस्था नहीं बदलना चाहिए, मतलब लंबाई ताप वगैरह ना बदले। और अगर आप ग्राफ की बात कर रहे हैं तो केवल इतना सही बनाना, ये ग्राफ खत्म हो गया इसका, बस ये लाइन खींचना है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये आपका ओम का नियम हो जाएगा। दूसरा आपने कहा था गॉस प्रमेय, इसको आप लिख रहे हैं फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, या गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या है? ये जो फ्लक्स है ना, ये पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स, ये आवेश और उसका 1/ε0 गुना। तो जो मैथमेटिक्स अगर आपको याद है तब भी आप प्रमेय को लिख पाएंगे। किरचॉफ के 2 नियम है, इसमें ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण का है, दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का है। अगर उसके बाद भी आपको किरचॉफ के नियम नहीं याद हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा, मेरा एक वीडियो किरचॉफ के नियम का है, तो आपको यहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स में याद रखना है, इसको किरचॉफ के नियम का वीडियो का भी लिंक अपने को डालना है, तो हम आपको किरचॉफ के नियम का सरल लिंक आपको वीडियो का डाल देंगे, तो ये भी आप इसी में डाल देंगे, तो आप इसको किरचॉफ के नियम आप रेडी कर लीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा पहला नियम आवेश संरक्षण का है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण का। तो किरचॉफ के 2 नियम है, ये जैसे आपका अपन देखें तो फर्स्ट वाला तो ये ऐसा है कि विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, ये जैसे संधि है तो इस पर आने वाली मान लो 3 आई, तो ये I1 I2 I3 और जाने वाली एक है I4। तो आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, मतलब जितनी धाराएं आती है I1 प्लस I2 प्लस I3 उतनी धाराएं जाती है I4 बराबर होती है ना। तो I1 I2 और I3 यहां पर आए हैं और I4 गया है, तो ये किरचॉफ का नियम हो जाएगा। फिर लेंज का नियम, अब लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, कि उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज के नियम में आप याद रखना कि लेंज के नियम में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा आती है, मतलब लेंज का नियम एक तो किस पार्ट का ये याद रखना, तो इस पार्ट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कभी भूल जाओ तो। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रे याद रखना प्रेरित धारा है ना, तो ये नियम आपको याद रह जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई। तो ये आपकी प्रेरित धारा की दिशा पर आधारित है लेंज का नियम। तो जब भी धारा की दिशा के बारे में बात पूछे, कोई ऑब्जेक्टिव पूछे, तब भी आप याद रखना कि धारा की दिशा को मापने के लिए कौन सा नियम यूज करते हैं? लेंज का नियम यूज करते हैं। फिर आपका है बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट के नियम में आप क्या करेंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम में एक बायो-सेवर्ट का हो जाएगा, फिर उसके बाद में बायो-सेवर्ट का नियम तो आपका इसमें भी पेपर में शायद मेरे ख्याल से ये जो आपका पेपर है इसमें लेंज का नियम लिखा है, ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 में लेंज का नियम दिया है, तो लेंज का नियम तो आपको वैसे भी प्रिपेयर करना ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका नियम है, ये लेंज का नियम आपके पेपर में है, ये वाला अभी जो मॉडल पेपर डला है उसमें। फिर बायो-सेवर्ट का नियम तैयार करिए, ऐसे नियम आप रेडी करके जाइए। बायो-सेवर्ट के नियम में क्या है कि ये आपका ये धारा आई बह रही है, ये अल्पांश dl है ना, और इससे कुछ दूरी पर किसी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB, उसके बारे में आप कहेंगे कि वो dB समानुपाती है I के, dB समानुपाती है अल्पांश की लंबाई dl के, फिर dB समानुपाती है साइन थीटा के, और फिर dB ये r दूरी पर है तो dB समानुपाती 1/r²। फिर आप इसको मिला दीजिएगा, तो आप जब भी याद रखें तो ये वाला याद रखो, आइडियल साइन थीटा बटे r², या फिर ये वाला याद रखो, ये समानुपाती का निशान हटाओ तो ये b0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r², ये आप याद रखो बायो-सेवर्ट के नाम पे, ठीक है। तो उसमें एक फायदा होगा आपको, इसका आप सदिश रूप भी याद करके जाइएगा। तो जब इसमें आप ऐसा करते हैं बायो-सेवर्ट के नियम में, तो उससे पता चल जाएगा आई के समानुपाती, dl के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये याद करना आसान हो जाएगा। तो जब भी बायो-सेवर्ट का नियम याद आए तो आपको ये वाला याद करना है, उससे फिर ये अपने आप बन जाएगा, तो ये बायो-सेवर्ट का नियम भी आपका रेडी हो जाएगा। फिर आपका है एम्पियर का परिपति नियम, तो ये आपको एम्पियर के परिपति नियम में आप केवल इतना करना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b इंटू dl बराबर μ0 I, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का चक्रीय समाकलन है ना, रेखिक समाकलन आप कहेंगे।
तो रेखिक समाकलन जो है, क्योंकि लंबाई के अनुदिश है तो रेखिक समान, तो रेखिक समाकलन जो है धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये डेफिनेशन याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और आपकी जो पुस्तक है उसमें बड़ी टफ डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया इसका रेखिक समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, ये देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन इतना सा बड़ा लिखना है आपको, धारा का म्यू नॉट गुना होता है, खत्म। ये आपकी डेफिनेशन और ये आपका उसके नीचे ये लिख दीजिएगा। तो ये आपका बायो सेवर्ट का नियम भी रेडी हो जाएगा। फिर आपका है सॉरी एम्पियर का परिपति नियम भी तैयार हो जाएगा। ये है बायो सेवर्ट का, ये है बायो सेवर्ट और ये एम्पियर का हो गया, ठीक है। अब आपका आ रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ के नियम में क्या कहा था अपने, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे लंबवत रहे। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, मध्यमा धारा को बताएगी, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जरूर आप प्रिपेयर करके जाइएगा। कूलाम के नियम में कुछ नहीं करना, ये वाला आप याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इससे आप बता पाओगे कूलाम के नियम में कि F समानुपाती Q1 Q2, मतलब आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, ये बिंदु आवेश Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी R है, लगने वाला बल क्या है, F। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप लिख लेना और याद इसको यहां से करो आप। प्रश्नोत्तर पढ़ाने की बजाय ये ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है कि उसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि अगर एक बार आपको पढ़ना कैसे पता चल गया तो फिर तो आप पढ़ लेंगे। अभी 1000 प्रश्नों को पढ़ा के नहीं बता सकते, लेकिन 1000 प्रश्नों को पढ़ना कैसे ये बताया जा सकता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो मैंने अभी कहा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, धातु पर प्रकाश डालते हैं उचित आवृत्ति का और उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसके कुछ नियम है कि एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो ये देहली आवृत्ति के जो डेफिनेशन है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम हो जाएगा। दूसरा, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब ये भी मैं आपको लिंक में भेज दूंगा, अगर आपको चाहिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको लिंक में ले लीजिएगा। तीसरा हो जाएगा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा तीव्रता उतनी ज्यादा संख्या। देखिए दोनों, दूसरा और तीसरा नियम एक जैसा है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, मतलब गतिज ऊर्जा निर्भर करेगी आवृत्ति पर और संख्या निर्भर करेगी तीव्रता पर। तो ये ध्यान रखना। और दूसरा, इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती, ये चौथा नियम है। मतलब जैसे ही प्रकाश गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये भी आपके हो जाएगा। फेराडे के दो नियम आपको करना है, पहला और दूसरा, दो नियम है, तो ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण में काम आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ बातें आपके साथ करी है और आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। और अभी हाँ, अभी मुझे आप लोगों के साथ में काफी सारा काम करना है, तो इसकी मैं लिंक आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर करूंगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसके मैं आपके साथ ऐसे ही बातचीत कर लेता हूं। देखिए आप, ये पेपर के ऑब्जेक्टिव है, अगर आप चाहें तो मिला भी लेना बाद में, कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो प्रश्न पत्र है, नमूना प्रश्न पत्र, मैं इसके ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं आपको इसके। दूसरा है किसी चालक में धारा का प्रवाह। तो चालक में हमेशा धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। लेकिन अगर अर्धचालक बोले तो फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा। ये दो बातें याद रखो, एक प्रश्न को एक तरीके से मत करो। चालक में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 2 नंबर पे दिया, लेकिन अगर अर्धचालक है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स आपको याद रखना है। फिर तीसरा इसमें प्रश्न है कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेंज का नियम। अब देखिए एक बहुत मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। अब जैसे लेंज का नियम किस पर आधारित है, किस पर आधारित है बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आवेश संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर या ऊर्जा संरक्षण पर? बताइए। लेंज का नियम यह है ऊर्जा संरक्षण।
अब एक और बताता हूं, व्यतिकरण की घटना भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो व्यतिकरण की घटना, ऊर्जा संरक्षण, लेंज का ऊर्जा संरक्षण, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण पर तीन चीजें आधारित है, याद रखिएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, तो C इक्वल हो जाएगा 1/√μ0ε0। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण, मतलब ऐसी जगह जहां से प्रकाश मुड़ के चला जाता है और ज्यामितीय छाया को हटा देता है, मतलब छाया को खत्म कर देता है, मुड़ना, प्रकाश का किनारों पर मुड़ना, तो ये हो जाएगा आपका विवर्तन। दो समांतर धारावाही चालक है, दो तार है, उसमें एक ही दिशा में धारा बह रही है, दोनों में, मान लो दोनों में नीचे की तरफ बह रही है, तो उनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण। और अगर विपरीत दिशा में बहेगी तो वो तार क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये एक्चुअली दो प्रश्न है किस सिद्धांत पर कार्य करने वाले। एक तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर, और एक व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो नहीं, मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन पर अर्धचालक कैसे व्यवहार करता है? तो कुचालक की तरह करता है। तो देखिए, पहले रिक्त स्थान का उत्तर है आकर्षित, दूसरे का है अन्योन्य प्रेरण, तीसरे का है कुचालक, है ना। देखिए आप, पहले का हो जाएगा आकर्षित, नहीं, पहले का आकर्षित हो जाएगा, दूसरे का अन्योन्य प्रेरण, तीसरे का कुचालक। फोटान का विराम द्रव्यमान 0। फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है। अभी देखिए, 0 के ऊपर भी बड़ी मेरे पास मजेदार बात है, आप इस तरीके से तैयार किया कीजिए। फोटान का विराम द्रव्यमान क्या हो गया? 0। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध भी होता है 0। तो 0 की भी बहुत सारी चीजें आपको याद करना चाहिए। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात, वो भी 0। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, देखिए 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे एग्जाम में जिसका उत्तर या तो 0 होगा या अनंत होगा। जैसे धातुओं की चालकता अनंत होती है ना, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, लेकिन बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग 0 आते हैं। 0 के बहुत सारे उत्तर आते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर याद नहीं है एग्जाम में, तो आपको 0 लिख के तो आना ही चाहिए। प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध के आकार को तरंगधैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तो विवर्तन शब्द आएगा यहाँ पे।